इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी, ताकतवर और सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली सभ्यताओं में से एक को जन्म देने वाला देश। कमाल की जगहों तक खास पहुंच वाला ये शानदार हवाई सफर आपको दिखाएगा कि कैसे पुराने जमाने के लोगों की उपलब्धियों ने आज के इजिप्ट को आकार दिया। इस देश के विशाल और तरह तरह के इलाकों के ऊपर से उड़ते हुए हम देखेंगे कि इजिप्ट के लोगों की कई पीढ़ियों ने बेरहम सरजमी और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करके कैसे एक बेजोड़ देश बनाया। इजिप्ट ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां लगभग 10 करोड़ लोग रहते हैं। ये अरब इलाके का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहां जिंदगी हमेशा चुनौती भरी थी। यहां के 97% इलाके में बेरहम सूखा रेगिस्तान फैला है। तो फिर प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने इतनी ताकतवर सभ्यता कैसे बना ली? इस देश को ऊपर से देखने पर जवाब नजर आता है। विशाल नील नदी 6600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बहने वाली नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बिना प्राचीन इजिप्ट के लोग न साम्राज्य बना पाते और न शानदार स्मारक। पुराने जमाने के इन अजूबों में सबसे जानी मानी चीज मौजूद है इजिप्ट की राजधानी कायरो से 13 किलोमीटर के फासले पर। आसमान से पता चलता है कि ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है। लगभग 1 करोड़ टन पत्थरों से बने ये अब तक के कुछ सबसे बड़े पिरामिड्स में से है। इनमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा है गीजा का ग्रेट पिरामिड। चार 4500 साल से भी पहले तैयार हुए इस पिरामिड में सैंडस्टोन के 20 लाख ब्लॉक्स लगे हैं और हर ब्लॉक का वजन एक आम कार से ज्यादा है। फेरो खुफू के मकबरे के तौर पर बना ये पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में आज अकेला बचा है। 146 मीटर ऊंचा ये पिरामिड 3500 सालों तक दुनिया में इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। गीजा का पिरामिड अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लीनर को इतना आकर्षित करता है कि इन्होंने अपने करियर के 4 दशक इसके रहस्यों को उजागर करने में लगा दिए। खुफू के विशाल पिरामिड के उस पहले नजारे के बाद से गिजा के पिरामिड्स ही मेरी जिंदगी बन गए हैं। मैंने 46 सालों तक पिरामिड्स का अध्ययन किया। उन्हें किन लोगों ने बनाया था, हम उनके बारे में क्या जानते हैं, हम उनके निर्माण के तरीके के बारे में क्या जानते हैं। इन शानदार पिरामिड्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन इसके आसपास मौजूद कुछ मामूली इमारतों के खंडहरों से पता चलता है कि पुराने जमाने के लोगों ने ये बड़े मकबरे कैसे बनाए। इतने बड़े पिरामिड्स बनाने के लिए उन्हें काफी बड़ा बुनियादी ढांचा बनाना पड़ा होगा। हमें यहाँ उस ढांचे के काफी सबूत मिले हैं। आसमान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ निर्माण के लिए ढेर सारे लोग लाए गए थे।
हमने लॉस्ट सिटी ऑफ द पिरामिड्स या वर्कर्स विलेज कहलाने वाली जगह का पता लगाया है, जो लगभग 13 हेक्टेयर्स की है। हमें यहाँ कामगारों की बेकरीज, वर्कशॉप्स और घर मिले हैं। लोगों का पेट भरने के लिए अनाज के गोदाम मिले हैं। लेकिन ये पिरामिड्स के पठार के नीचे बसे किसी ज्यादा बड़े शहर का महज एक हिस्सा है। मार्क का मानना है कि किसी जमाने में यहाँ 20,000 कामगार रहते होंगे। उन्होंने सिर्फ ग्रेट पिरामिड को ही बनाने में लगे 57 लाख टन सैंडस्टोन खोदे और तराशे थे। आसमान से देखने पर इसके पास मौजूद कैफ्रे का पिरामिड भी एक पहेली जैसा है। इसकी चोटी पर कुछ चिकने पत्थर हैं और पहले पूरा पिरामिड ऐसे पत्थरों से ढका था। ये इस बात का सबूत है कि पहले ग्रेट पिरामिड बिल्कुल अलग दिखता था। खुफू का विशाल पिरामिड किसी जमाने में चमकीले सफेद लाइमस्टोन से ढका था और चमकती धूप में इसे देखकर आंखें चौंधिया जाती होंगी। अच्छे लाइमस्टोन की सबसे नजदीकी खदान ट्यूरा में थी, नील नदी के पार 12 किलोमीटर दूर। तो पुराने जमाने में लोग रेगिस्तान और एक बड़ी सी नदी के पार लाइमस्टोन की ढुलाई कैसे करते थे? मार्क का मानना है कि इस टेंपल के बाहर की ढलान वाली जमीन इसके रहस्य को उजागर करती है। ये एक बेसिन है, एक बड़े बंदरगाह और कैनाल कॉम्प्लेक्स का बचा हुआ हिस्सा, जिसमें भरे बाढ़ के पानी का इस्तेमाल उस जमाने के लोग पत्थरों को निर्माण की जगह तक पहुंचाने के लिए करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि पिरामिड बनाने वाले लोग नील नदी की सालाना बाढ़ में 7 मीटर बढ़े हुए पानी का इस्तेमाल पत्थर के ब्लॉक्स को पिरामिड वाले पठार के ज्यादा से ज्यादा करीब लाने के लिए किसी बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह करते थे। असल में आज आपको यहाँ जो नहीं दिखता वो पिरामिड से भी ज्यादा जबरदस्त था। नील नदी ने इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता को संभव बनाया। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि खाने के इंतजाम के लिए भी जरूरी थी। इजिप्ट के कई लोगों की जिंदगी आज भी इसी पर निर्भर है। दक्षिणी इजिप्ट के एलिफेंटाइन द्वीप पर यह बिल्कुल सुबह का वक्त है। पिता और बेटे यूसुफ और करीम मोहम्मद की जोड़ी मछली पकड़ने जा रही है, जैसा कि ये दोनों रोज करते हैं। मेरा परिवार 100 सालों से भी ज्यादा समय से नील नदी के किनारे बसा हुआ है। मेरे पिता मछुआरे थे और उनके पिता भी। मेरे दादा ने पिता को सिखाया और पिता ने मुझे सिखाया। मैं अब अपने बेटे करीम को वैसे ही सिखा रहा हूं जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। यूसुफ और करीम न्यूबियन समुदाय से हैं। ये उन शुरुआती लोगों के वंशज हैं जो 7,000 साल से भी पहले नील नदी की घाटी के इस इलाके में बसे थे। हम नूबियंस के लिए नील ही जिंदगी है। हम हमेशा से इस नदी के आसपास ही बसे हुए हैं। यहां से दक्षिण में एज़वान में एक डैम बनने से काफी बड़े इलाके में पानी भर जाने के कारण न्यूबियन लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। इसलिए यूसुफ के लिए अपनी पुरानी परंपराओं को अपने बेटे तक पहुंचाना बहुत अहम है, जैसे न्यूबियन तरीके से मछली कैसे पकड़ें। यूसुफ जानते हैं कि बड़ी मछलियां नदी के दूसरे हिस्से में गहरे पानी में हैं। वहां तक पहुंचने के लिए बाप बेटे की जोड़ी को चप्पू वाली अपनी छोटी सी डोंगी से 1.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना होगा, जहां बड़ी नौकाओं की भरमार है। यहां हमेशा फेरीज और सफेद पाल वाले फेलूका से बचना पड़ता है। यहां टक्कर जानलेवा हो सकती है।
न्यूबियन मछुआरे यूसुफ को अपने 6 साल के बेटे करीम के साथ नील नदी के सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक को पार करना है। इनकी रोजी रोटी गहरे पानी में ज्यादा बड़ी मछलियां पकड़ने पर निर्भर है। मौके का फायदा उठाकर यूसुफ अपनी डोंगी को बड़ी नौकाओं के बीच से निकालते हैं। सही सलामत दूसरी तरफ पहुंचकर अब 6 साल के करीम को तेज धाराओं में अपनी डोंगी को शांत रखना है। इसके पिता ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पानी की सतह पर 1 या 2 बार इस तरह मारने से मछलियां गहराई में जाकर जाल में फंस जाती हैं। उन्हें आवाज अच्छी नहीं लगती। ये टिलापिया मछलियां हैं जो फेरोज के जमाने से ही इजिप्ट के लोगों के खाने का अहम हिस्सा हैं। 1 घंटे में यूसुफ और करीम ने आज रात के खाने लायक काफी मछलियां पकड़ ली हैं। ये वापस 1.5 किलोमीटर तक चप्पू चलाकर एलिफेंटाइन द्वीप पर अपने गांव लौटे। पारंपरिक न्यूबियन तरीके से इन मछलियों को पकाने के लिए इन्हें आटे में लपेटकर तला जाता है। नील नदी हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि मछलियां भी उसी में हैं। उसी से यहाँ रहना मुमकिन है। नील ही मेरी जिंदगी है। हजारों सालों से इजिप्ट की सभ्यताएं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नील नदी पर निर्भर हैं। खाना उपलब्ध कराने के साथ साथ इसके पानी में बहकर आई उपजाऊ मिट्टी से किसान रेगिस्तान में भी फसल उगा पाते हैं। जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जोआना सीगल भी एलिफेंटाइन द्वीप पर जा रही हैं। ये इजिप्ट के प्राचीन लोगों के जीवन में नील के महत्व को उजागर करने के लिए हो रही खुदाई की फील्ड डायरेक्टर हैं। इस द्वीप के दक्षिणी छोर को ऊपर से देखने पर एक 5000 साल पुराने शहर के अवशेष नजर आते हैं। ये नील नदी के इस हिस्से की शुरुआती बस्तियों में से एक थी। प्राचीन इजिप्ट के लोगों के लिए नाइल नदी जिंदगी का जरिया थी। वो उनके लिए सबसे अहम चीज थी। उससे उन्हें खाना, पानी, उपजाऊ मिट्टी और व्यापार करने का साधन सब कुछ मिलता था। बांधों की मदद से नदी के जल स्तर पर नियंत्रण किए जाने से पहले इजिप्ट के दक्षिण में इथियोपिया में मॉनसून की बारिश से हर साल यहां बाढ़ आती थी। बाढ़ का पानी जब किनारों से उफनकर बाहर आता है तो अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को मैदानों में बिछा देता है। पानी जितनी दूर तक फैलता उतने बड़े इलाके में खेती मुमकिन हो पाती। प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने बाढ़ का बिल्कुल सही अनुमान लगाने का एक सिस्टम बनाया था। उन्होंने जो उपकरण बनाया था उसे नाइलोमीटर कहते हैं। इस गलियारे में पत्थरों पर बनाए गए निशान बाढ़ की ऊंचाई नापते हैं और इससे अनुमान लगाया जाता था कि फसलें लहलहाएंगी या नाकाम हो जाएंगी। यहाँ एलिफेंटाइन में बाढ़ सबसे पहले आती थी, इसीलिए यहाँ उसे नापकर अंदाजा लगाया जाता था कि नदी की पूरी लंबाई में जल स्तर कितना रहेगा। कम से कम प्राचीन मिस्र के लोगों को तो ऐसा ही लगता था। जब नाइलोमीटर में सही जल स्तर दर्ज होता था तो इसका मतलब था कि खेतों में अच्छी फसल के लायक मिट्टी बिछ जाएगी।